नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि आज मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू क्या बन रहे हैं बाजार पर। लेकिन आज बाजार में हमने देखा कि फोकस था पॉलिसी पर। पॉलिसी स्टेटमेंट अनाउंस हुआ, बैलेंस पॉलिसी नजर आई, अनुमान के मुताबिक ही पॉलिसी इस बार देखने को मिली। और आरबीआई गवर्नर की जो कमेंट्री निकल कर आई वो भी थोड़ी पॉजिटिव साइड पर ही थी, इसलिए हमने देखा कि बाजार में आज ज़्यादा कुछ उसका असर पॉलिसी के आने के बाद नहीं देखने को मिला। लेकिन मार्केट बंद होते होते देखिए ऊपरी स्तरों से हल्का दबाव आया। अब मार्केट की बात करें तो आज हमने देखा कि निफ्टी 18,600 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक नीचे आ गया। और अगर सेक्टरल बात करेंगे तो आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयरों से आज दबाव देखने को मिला। वहीं आज हल्की मजबूती के साथ एफएमसीजी और सरकारी बैंक में लगातार तेजी आज के दिन भी जारी थी। अगर निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज एशियन पेंट्स, HUL, BPCL, L&T, एक्सिस बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जो कि अच्छी तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर नजर आए। वहीं गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो एनटीपीसी में करीब 2% की गिरावट थी। SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की करीब 1.5 से 2% की कमजोरी देखने को मिली। मार्केट बंद होते होते हमने देखा एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो था, गिरने वाले शेयर आज ज़्यादा हावी थे। तो आज इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमने देखा कि वहां पर भी आज के दिन दबाव देखने को मिला। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज फोकस में थी, क्योंकि आज कच्चे तेल में जो गिरावट नजर आई, $80 के भी नीचे के स्तर आज दिखाई दिए। इसके चलते हमने देखा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। और HPCL, BPCL, IOC में हमने देखा कि 2 से 4% का उछाल वहां पर भी देखने को मिला। और कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो सीमेंस में भी आज हमने 6% की तेजी देखी। गुजरात में लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए बोली मंगाई, जिसके चलते 31,700 करोड़ का ऑर्डर मिला और सीमेंस आज शानदार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। एक बार नजर डाल लेते हैं कि मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन आज के दिन देखने को मिला। और आज हमने देखा कि मिड कैप स्पेस में हिकाल, फैक्ट, इसके अलावा सेंट्रल बैंक, NLC इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज शानदार मजबूती देखने को मिली। और सरकारी बैंक देखिए लगातार दूसरा दिन था जब कमजोर बाजार में भी सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंट्रल बैंक देखिए आज करीब 6% ऊपर था। वहीं मिड कैप में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज शोभा डेवलपर्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, हैट्सुन एग्रो और इसके अलावा SGVN के कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे थे। तो ये है मार्केट का पूरा एक्शन। और आज हमने देखा कि पॉलिसी का दिन था, उसका भी थोड़ा बहुत असर रहा और उसके बाद बाजार बंद होते होते ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। अब कल है वीकली एक्सपायरी और गुजरात इलेक्शन के नतीजे भी आने वाले हैं, तो उसके इस लिहाज से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं। और आज RBI ने जो पॉलिसी अनाउंस की उसके बड़े आउटकम्स क्या निकल कर आए हैं, ये भी आपको एक एक करके बता देते हैं। आज RBI ने अनुमान के मुताबिक ही 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की और रेपो रेट बढ़कर 6.25% पहुंच चुका है। और 6 में से 5 MPC सदस्य आज दरें बढ़ाने के पक्ष में ही थे। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन पर भी फोकस बना रहेगा, ये कहना था RBI का। तो RBI की पॉलिसी में आज हमने देखा कि उनका क्लियर कट यही मैसेज था कि उनका जो फोकस रहेगा वो महंगाई को कम करने पर ही रहेगा, क्योंकि RBI का ये कहना था कि अगले 12 महीनों में जो महंगाई है वो 4% के ऊपर ही बरकरार रहेगी, इसलिए महंगाई को कम करने पर उनका फोकस रहेगा। और इसके अलावा बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल दिक्कतें अभी भी बनी रह सकती हैं, तो उसका असर भी भारत पर और इंडियन इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत पड़ सकता है। इसके चलते हमने देखा कि अगर आउटलुक की बात करें तो FY23 के लिए CPI लक्ष्य बिना बदलाव के 6.7% ही रखा, लेकिन FY23 के लिए GDP लक्ष्य जो था वो 7% से घटाकर 6.8 कर दिया और Q3 के लिए GDP अनुमान घटाकर 4.4% कर दिया है। और इसके अलावा महंगाई अनुमान भी आने वाले तिमाही के लिए बढ़ा दी गई है। दरों में बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती थी, ये कहना था RBI गवर्नर का। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा।
The Monetary Policy Committee meeting met on 5th, 6th and 7th December. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 5 members out of 6 to increase the policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect. Now, I think this is one occasion where the market expectations and the decisions of the Monetary Policy Committee are by and large aligned. And there are several interpretations whether when the market expectation and the monetary policy decisions are aligned, whether they are, they have to be taken as a perfect monetary policy or otherwise, but that debate can happen some other time. 2022-23 is projected at 6.8% with the Q3 at 4.4% and Q4 at 4.2%. The risks are evenly balanced. Real GDP growth is projected at 7.1% in the first quarter of next financial year, that is 23-24, and 5.9% in the second quarter of the next financial year. The inflation trajectory has largely evolved in line with the outlook given by us in the month of June, that is in the June 2022 policy. Going forward, food inflation is likely to moderate with the usual winter softening and the likelihood of a bountiful Rabi harvest, but pressure points remain in the form of prices of cereals, milk and spices, in the prices of cereals, milk and spices in the near term. The main risk is that core inflation, that is CPI excluding food and fuel, remains sticky and elevated. Overall, CPI price momentum remains high. Risks from adverse weather events add uncertainty to the outlook. बिल्कुल, तो ये थे आरबीआई गवर्नर। कुछ अहम बयान जो इस पॉलिसी के दौरान उन्होंने कहे, ये हम आपके सामने के करके रख रहे थे। लेकिन इस बीच ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनुर अहमद का आरबीआई की पॉलिसी पर क्या कहना है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। आज सुबह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ने एमपीसी के रेजोल्यूशन के बारे में चर्चा किया, उन्होंने ये बोला कि अभी भी इन्फ्लेशन के बारे में वो बहुत चिंताजनक है। बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट वन एज येट, इज नॉट ओवर इज येट, ये थे उनके शब्द। लेकिन उन्होंने ग्रोथ का एस्टिमेट जो था, पहले 7% था, 7% था, अभी उन्होंने 6.8% कर दिया है। साथ के साथ इन्फ्लेशन का जो उनका एस्टिमेट था वो 6.7% पे ही रहा। तो क्लियरली आरबीआई को ग्रोथ के बारे में चिंता है कि उन्होंने उसको कम कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन के बारे में हमको ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इसलिए उन्होंने रेपो रेट हाइक किया। लेकिन पहले जो 50 बेसिस पॉइंट से हाइक करते थे, पिछले 3 मीटिंग्स में 50 बेसिस पॉइंट से हाइक करते थे, इस बार 35 बेसिस पॉइंट से ही हाइक किया है। तो इसका मतलब आरबीआई शायद सोच रहा है कि स्लोली ये जो उनका रेपो रेट हाइक है उसका टाइम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और इंडिया अलोन बाकी सब देशों की जांच के मुताबिक हमारे देश में इन्फ्लेशन भी कम होता जाएगा और ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा। ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे, बोथ ऑन ग्रोथ फ्रंट, इन्फ्लेशन फ्रंट एंड ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट। देखते हैं कि गवर्नर का कॉन्फिडेंस जो है, ऑप्टिमिज्म जो है, वो वारंटेड है कि नहीं। तो चलिए, ये थे आज दिन भर हमारी नज़र पॉलिसी पर थी और इसकी सबसे बड़ी कवरेज आज हम आपके सामने लाकर रख रहे थे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरों का रुख कर लेते हैं। और इस बीच गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना बजट में बेहद कम दिख रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मेघना मित्तल अब जुड़ चुकी हैं। मेघना, बताइए।
जी, जैसा कि हम जानते हैं अभी जो फ़िलहाल इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पर वो 12.5% है और 2.5% एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगता है, जिसको मिलाकर टोटल इम्पोर्ट ड्यूटी हो जाती है 15% गोल्ड पर। जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो लगातार मांग करते रहे हैं कि गोल्ड की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम की जाए। उनका ये मानना है कि स्मगलिंग इसकी वजह से ज़्यादा हो रही है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस बजट में, आने वाले बजट में ही नहीं, पिछले बजट में भी उन्होंने गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग करी थी। पर अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले बजट में कोई भी चेंज गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी पर नहीं पॉसिबल है, नहीं लाइकली है, जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है और गोल्ड एक मेजर इंपोर्ट आइटम है इंडिया के लिए। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का रिस्क जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं लेना चाहती है। इसलिए सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि कोई भी चेंज जो है गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी में वो बहुत ही अनलाइकली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक अगर स्मगलिंग की बात करें तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है वो स्मगलिंग को चेक किया जाना चाहिए, ना कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करके। इनफैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी और गोल्ड के स्मगलिंग में वो ज़्यादा रिलेशन नहीं देखते हैं, इसीलिए कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना वो एक सलूशन नहीं मान रहे हैं कि गोल्ड की स्मगलिंग को रोकने के लिए। तो जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं वो ये कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कोई भी चेंज आने वाले बजट में अनलाइकली है। और सरकार 11 और एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में सौंप सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ समीर अब जुड़ चुके हैं। समीर बताइए। जी बिल्कुल, एविएशन सेक्टर में एक और बड़ा डेवलपमेंट की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 11 और एयरपोर्ट को चिन्हित किया है, जिसको बहुत जल्द किराए पे देने के लिए वो कैबिनेट नोट तैयार करके कैबिनेट में लाएगी। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद में वो उसकी बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो जो 11 एयरपोर्ट जिसको प्राइवेट प्लेयर को लीज पे यानी कि किराए पे देने की तैयारी है, इसमें प्रमुख नाम है चेन्नई एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, साथ ही साथ इसमें इंदौर, जबलपुर, रायपुर, अमृतसर एयरपोर्ट भी शामिल है, राजकोट एयरपोर्ट का भी नाम है। तो कुल मिलाकर के 11 एयरपोर्ट है जिनको सरकार चिन्हित कर चुकी है और इसको फिलहाल प्राइवेट पार्टी को बिडिंग प्रक्रिया के तहत उसको किराए पर देने की तैयारी है। सरकार को उम्मीद है कि इन 11 एयरपोर्ट के जरिए उनको सीधा अपफ्रंट पेमेंट जो है वो तकरीबन 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का मिलेगा, या इससे ज्यादा की भी उम्मीद है। लेकिन सरकार बहुत कंजर्वेटिव होकर के चल रही है। उसको लगता है कि प्राइवेट पार्टी के आगे आने से एयरपोर्ट के ऑपरेशन में सुधार तो आएगा ही, लेकिन जो सरकार को इससे राजस्व हासिल होगा वो तकरीबन 7-8 हजार करोड़ रुपए मिनिमम होगा। और जो पूरी बिडिंग प्रक्रिया है वो लगभग वैसी ही रहेगी जैसे पहले 2019 में 6 एयरपोर्ट को सरकार ने लीज पे जिस तरीके से किराए पे दिया था, लगभग वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अपनाया जाएगा। यानी कि 50 साल के लिए प्राइवेट पार्टी को ये एयरपोर्ट किराए पे दिए जाएंगे, जिसके तहत वो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। जो बिडिंग जीतने का फॉर्मूला होगा वो भी लगभग वैसे ही होगा, यानी कि पर पैसेंजर जो रेवेन्यू फीस होगी और सबसे ज्यादा कौन उसको बिड करेगा उसको ही बिडिंग में जीतने की यहाँ पे प्रबल दावेदारी मिलेगी। तो ये 11 एयरपोर्ट को सरकार ने चिन्हित कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सरकार ने 6 एयरपोर्ट को बिडिंग प्रक्रिया के तहत 50 साल के लिए लीज पे दिया था और वो 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने जीते थे, जिसमें लखनऊ एयरपोर्ट एक बड़ा नाम शामिल था और तब सरकार को उससे 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर इस एक बार फिर 11 एयरपोर्ट के लीज पर देने की तैयारी है। कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है जिसको जल्दी कैबिनेट में भेजा जाएगा पास होने के लिए, और इससे सरकार को लगता है कि एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो वो तेजी से कदम बढ़ा रही है उसमें बड़ी सफलता भी हासिल हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ बड़े नाम अभी आपको समीर बता रहे थे जिनका प्राइवेटाइजेशन होने की संभावना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस वापस से आरबीआई पॉलिसी पर करते हैं। और आज जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है उससे आपके होम लोन या फिर ऑटो लोन पर कितना असर पड़ सकता है, ईएमआई में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इस पर पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ चुकी हैं मानसी बताइए। आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है और अब 5.9% से आंकड़ा 6.25% पर आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जब भी रेट हाइक अनाउंसमेंट होते तब ये होता है कि मेरी होम लोन ईएमआई पर कितना असर पड़ेगा। चलिए आपको बता देते हैं। हर वक्त की तरह एक सिनेरियो लेते हैं जहां पर 50 लाख
की होम लोन ली गई है 20 साल के लिए। अब समझते हैं किस तरह से होगा EMI का कैलकुलेशन। पुराने इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें जो कि 8.55% था, उस हिसाब से EMI 43,550 रुपए थी, लेकिन अब 35 बेसिस पॉइंट्स के हाइक के साथ नई EMI जो है वो हो जाएगी, नई इंटरेस्ट रेट जो है वो हो जाएगी 8.9%, और इससे आपकी EMI में बढ़ोतरी होगी और ताज़ा EMI जो है 44,665 की हो जाएगी। सो ऑन मंथ बेसिस अगर देखें 1,115 रुपए की बढ़ोतरी होगी और सालाना आधार पर 13,380 रुपए की बढ़ोतरी EMI में होती हुई दिखेगी। लेकिन इन सब के बावजूद हाउसिंग डिमांड का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि डेवलपर्स का लगातार फोकस है कि अपने प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल रखें, जिसके चलते डिमांड में लगातार बढ़ोतरी दिखी है। इसके अलावा हाउसिंग लोन डिमांड की अगर बात करें अफोर्डेबल सेक्टर के लिए, ये ज्यादा रेट सेंसिटिव नहीं होती, तो इंटरेस्ट रेट हाइक का सीधा असर इन पर नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, 35 बेसिस पॉइंट्स सीधे तौर पर इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे होम फाइनेंस बिजनेस पर भी और रियल एस्टेट के बिजनेस पर भी, तो सिचुएशन अब भी पॉजिटिव है। एक सिल्वर लाइनिंग है जो आपके सामने रखना चाहूंगी, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि हाउसिंग सेल्स जो हैं वो एक बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे सिर्फ तब अगर ये होम लोन इंटरेस्ट रेट 9.5% के मार्क को ब्रीच करता है। अब भी हम 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद भी 8.9% पर है, 9.5% का मार्क हमने ब्रीच नहीं किया है। तो टिल द टाइम ये 8.5 से 9% तक रहती है, सिचुएशन खराब नहीं हुई है। एक इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, बढ़त जरूर दिखेगी, लेकिन मॉडरेट होगा। रियल एस्टेट की डिमांड जो है वो तब तक अच्छी ही दिखेगी। 9.5% मार्क को जरूर याद रखेगा। बिल्कुल मानसी, बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कुछ कैलकुलेशन के जरिए हम आपको बता रहे थे कि आपके होम लोन में और ऑटो लोन में इस ब्याज दर में बढ़त के बाद कितना असर पड़ सकता है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।